प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ समाज के लिए मजबूत न्याय व्यवस्था पर दिया जोर। वीडियो संदेश के माध्यम से कानून मंत्री और कानून सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। साथ ही कहा, कई कानूनों को खत्म कर नए कानून बनाने की है आवश्यकता। प्रधानमंत्री नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। बैठक में संगठन के कार्यों की समीक्षा किए जाने और आगे के रास्तों पर विचार होने की उम्मीद। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में जारी मंदी पर जताई चिंता। वैश्विक प्रतिकूलताओं के बावजूद आईएमएफ और विश्व बैंक की विकास समिति की बैठक में लिया हिस्सा। कहा, भारत ने खाद्य सुरक्षा को सफलतापूर्वक रखा बरकरार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से मिस्र की 2 दिवसीय यात्रा पर अपने समकक्ष समेह शोकरी के साथ पारस्परिक हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर करेंगे चर्चा। मिस्र में भारतीय समुदाय के लोगों से करेंगे संवाद। तुर्की में कोयला खदान में विस्फोट होने से 25 श्रमिकों की मौत। 11 श्रमिक खदान से निकलने में रहे सफल। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी। और महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में भारत और श्रीलंका के बीच आज होगी खिताबी भिड़ंत। अब तक के प्रतियोगिता के 8 फाइनलों में पहुंची भारतीय टीम आज 7वीं बार खिताब पर कब्जा करने की करेगी कोशिश। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून मंत्री और कानून सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। सम्मेलन का मकसद नीति निर्माताओं को भारतीय कानूनी और न्यायिक प्रणाली से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि देश ने 1,500 से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ समाज के लिए भरोसेमंद और त्वरित न्याय व्यवस्था बहुत जरूरी है। देश ने 1,500 से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द कर दिया है। इनमें से अनेक कानून तो गुलामी के समय से चले आ रहे हैं। इनोवेशन और ईज ऑफ लिविंग के रास्ते से कानूनी अड़चनों को हटाने के लिए 32,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस भी कम किए गए हैं। ये बदलाव जनता की सुविधा के लिए है और समय के हिसाब से भी बहुत जरूरी है। और पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि कई सालों से चले आ रहे कानूनों को समाप्त करके नए कानून बनाए जाना जरूरी है। उन्होंने कहा, न्याय व्यवस्था से संवैधानिक संस्थाओं के प्रति लोगों का भरोसा और भी मजबूत होता है। आजादी के इस अमृत काल में गुलामी के समय से चली आ रहे कानूनों को समाप्त करके नए कानून आज की तारीख के हिसाब से बनाए जाना जरूरी है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस कॉन्फ्रेंस में इस तरह के कानूनों की समाप्ति का रास्ता बनाने पर जरूर विचार होना चाहिए। राज्यों के जो मौजूदा कानून है उनकी समीक्षा भी बहुत मददगार साबित होगी। इस समीक्षा के फोकस में ईज ऑफ लिविंग भी हो और ईज ऑफ जस्टिस भी हो। और पीएम ने कहा कि देश में त्वरित न्याय के लिए लोक अदालतें भी बनी हैं। उन्होंने कहा कि लोक अदालतों के माध्यम से बीते सालों में लाखों मामलों को सुलझाया गया है। हमने देखा है कि देश में त्वरित न्याय का एक और माध्यम लोक अदालतें भी बनी हैं। कई राज्यों में इसे लेकर बहुत अच्छा काम भी हुआ है। लोक अदालतों के माध्यम से देश में बीते वर्षों में लाखों केसों को सुलझाया गया है। इनसे अदालतों का बोझ भी बहुत कम हुआ है
और खास तौर पर गांव में रहने वाले लोगों को, गरीबों को न्याय मिलना भी बहुत आसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें संगठन के कार्यों की समीक्षा किए जाने और आगे के रास्तों पर विचार होने की उम्मीद है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सोसाइटी का गठन 2019 में किया गया था और सोसाइटी का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। प्रधानमंत्री CSIR सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं। ये सोसाइटी परिषद की सर्वोच्च निकाय है, जिसकी बैठक आमतौर पर साल में एक बार होती है। इस बैठक में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा बैठक में सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद के अलावा NTPC, BHEL, गेल, HAL सहित कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अध्यक्ष, सह प्रबंध निदेशक भी हिस्सा लेंगे। इसमें 12 शिक्षाविद और वैज्ञानिक हिस्सा लेंगे। सीधे रुख करेंगे नई दिल्ली स्थित पूसा का, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक बहुत ही खास कार्यक्रम को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। सत्र के पश्चात फिर 17 को और 18 को टेक्निकल सत्र होंगे स्टार्टअप के साथ। वो अपनी सारे ज्ञान को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। सरकार से जो उनकी अपेक्षा है वो सरकार के सामने रखेंगे। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 2014 में जब हम लोग आए थे तब लगभग 80 और 100 स्टार्टअप्स हुआ करते थे। आज लगभग 2000 स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। इन स्टार्टअप्स को 5 लाख से 25 लाख तक की समर्थन भी दिया जाता है और हमारी कोशिश है कि आने वाले कल में ये स्टार्टअप्स की संख्या 10,000 हो, जिससे कृषि के कार्य में आरंभ से लेकर अंत तक विभिन्न परिस्थितियां हैं, उनमें नई नई टेक्नोलॉजी आवे, उसका उपयोग कृषि के क्षेत्र में हो। कृषि के क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं उनका समाधान हम कर सकें। इस दृष्टि से स्टार्टअप्स कॉन्क्लेव का शुभारंभ भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। इसी दिन उर्वरक मंत्रालय के माध्यम से भी एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम एक राष्ट्र एक उर्वरक शुरू किया जा रहा है। आज हमारे उर्वरक मंत्री माननीय मनसुख मांडविया जी गुजरात में हैं, इसलिए वो इस अवसर पर उपस्थित नहीं हैं। वो होते तो बात को और विस्तार से इस समय रखते, लेकिन फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से जहां एक और किसानों को सुविधा बढ़ेगी, वहीं कामकाज में ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और एक रूपता भी बढ़ेगी। 17 अक्टूबर को ही उर्वरक मंत्रालय द्वारा देश के 600 जिला स्थानों पर प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, जिसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्र ये त्रिस्तरीय होंगे। 17 अक्टूबर को जिले स्तर का जो केंद्र है उसका शुभारंभ होगा। इसके बाद ये श्रृंखला ब्लॉक तक जाएगी और गांव तक जाएगी। इस समृद्धि केंद्र पर किसान को सभी प्रकार का खाद्य उपलब्ध हो, बीज की उपलब्धता हो, पेस्टिसाइड की उपलब्धता हो। यहाँ पर वो किसान चाहे तो अपना सॉइल टेस्ट भी करा सके। इस समृद्धि केंद्र से कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे वैज्ञानिक भी जुड़े रहेंगे,
अगर कोई सूचना का आदान प्रदान करना है, मार्गदर्शन लेना है, तो साइंटिस्टों की भी सहायता ली जा सकेगी। खेती से संबंधित जिन जिन उपकरणों की आवश्यकता होती है, वे उपकरण भी इस केंद्र पर उपलब्ध रहें, टेक्नोलॉजी उपलब्ध रहे। ड्रोन जैसी उपकरणों का लोग उपयोग करना चाहते हैं, तो उसकी उपलब्धता और रास्ता भी किसान समृद्धि केंद्र से मिले, यह सुनिश्चित करने का काम इसके माध्यम से किया जा रहा है। इसके माध्यम से हमारी यह भी कोशिश है कि जब एक राष्ट्र एक उर्वरक है, तो फिर स्वाभाविक रूप से हर फर्टिलाइजर पर कहीं ना कहीं भारत लिखा हुआ रहना चाहिए। तो अब इसके बाद भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एनकेपी, ऐसा सभी बैगों पर होगा। इस बैग का लॉन्च भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से किया जाएगा। इस सब के पीछे उद्देश्य यही है कि किसानों को आदान की सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा आसान कैसे हो। साथ ही आप सबके ध्यान में यह भी है कि फर्टिलाइजर की दृष्टि से हम लोग इंपोर्ट पर भी निर्भर करते हैं, और इसलिए कई बार उतार चढ़ाव बना रहता है। किसान को फर्टिलाइजर की छोटी छोटी भी जानकारी रहे, उपलब्धता के बारे में भी, कीमत के बारे में भी, और किसी प्रकार का उतार चढ़ाव है तो उससे भी किसान अवगत हो, इसके लिए उर्वरक मंत्रालय एक ई पत्रिका भी उस दिन लॉन्च करने जा रहे हैं, जिस पत्रिका में फर्टिलाइजर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी, और इसका फ़ायदा निश्चित रूप से किसानों को मिलेगा। वो जानकारी से जागरूक हो सकेंगे। कई बार जानकारी के अभाव में कुछ लोगों के भ्रामक प्रचार के कारण किसानों को परेशानी भी उठाना पड़ती है। आज हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की प्रतिकूलताओं के बावजूद भी भारत सरकार ने उर्वरक की दृष्टि से पर्याप्त मात्रा में उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित की है, लेकिन कई बार वितरण में दिक्कत होने के कारण और कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप किसानों को परेशानी उठाना पड़ती है। कि किसान इस परेशानी से बच सकें, इसलिए यह पत्रिका उनमें जागरूकता बढ़ाने के भी काम आएगी, और किसानों के ध्यान में यह भी रहेगा कि सामान्य तौर पर एक प्रवृत्ति है कि अगर पानी ज़्यादा मिल रहा है तो खेत में ज़्यादा पानी लगाओ, जबकि सामान्य तौर पर क्या है कि पानी की भी एक निश्चित मात्रा है, उससे ज़्यादा फसल में पानी देना ये फसल के लिए नुकसानदेह भी होता है। ठीक इसी प्रकार तो इस वक्त आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे थे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। क्या कुछ उन्होंने अहम बातें कही, मैं आपको एक बार फिर से वो बता दूं। उन्होंने कहा कि आज की समय में जो कृषि क्षेत्र है उसमें तकरीबन 2000 स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं पूरे देश में। 2000 जो स्टार्टअप्स हैं वो एग्रीकल्चर के फील्ड में इस वक्त पूरे भारत में, पूरे देश में काम कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने ये उम्मीद जाहिर की कि आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में 10,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स कृषि के क्षेत्र में आए, ये उन्होंने उम्मीद जाहिर की है। और उन्होंने ये भी कहा कि स्टार्टअप कॉन्क्लेव का भी उद्घाटन होगा, जिसमें एक राष्ट्र एक उर्वरक की शुरुआत होगी, और भी क्या कुछ होगी, वो बहुत सारी अहम बातें कहीं। दूसरी अहम खबर CSIR को लेकर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की बैठक की इस वक्त अध्यक्षता कर रहे हैं, और हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण शर्मा इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। तो अरुण, क्या कुछ फोकस में रहेगा आज की इस मीटिंग में?
देखिए, बहुत ही प्रोमिनेंट मीटिंग कही जा सकती है जहां तक जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कि साइंटिफिक या फिर जो हम लोग रिसर्च जो हमारे देश में चलती है, तो इंडस्ट्री को और प्राइमरीली जो साइंटिफिक रिसर्च है देश के अंदर, उसको किस तरह से एक साथ लेकर के आया जा सके, इस बात पर फोकस है। इस मीटिंग में कैबिनेट मिनिस्टर्स मौजूद है, जैसे कि पीयूष गोयल मौजूद है, जैसे कि हम देख सकते हैं। नीति आयोग से जो वाइस चांसलर है वो जुड़े हुए हैं। अब जो सबसे प्रोमिनेंट बात यहाँ पर निकल करके आती है कि जो तमाम स्टेक होल्डर है CSIR के, वो यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे प्रोमिनेंट फोकस इस बात पर है कि जो टेक्नोलॉजी और साइंस है, यानी कि साइंस एंड टेक है, वो इंडस्ट्री के साथ कैसे कोलैबोरेट कर सके और एक बेहतर इकोसिस्टम बना सके, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, AI का जिस तरह से विकास हो रहा है, तो इंडस्ट्रीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे हम लोग प्रोमिनेंटली लेकर के आ सकते हैं, वो उस बात पर फोकस यहाँ पर रहता हुआ दिखाई दे सकता है, जहां तक इस बैठक की बात की जाए तो। और साथ ही साथ जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें पोस्ट कोविड पैंडेमिक टाइम के अंदर, तो ऑल अक्रॉस द सेक्टर्स, जो तमाम सेक्टर्स है हमारे देश के अंदर, वो कैसे सेल्फ रिलायंट बन सके और टेक्नोलॉजी कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, उस लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है ये सत्र। क्योंकि मंथन इस बात पर भी होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी तो इस बात को कह रहे हैं कि अगले 25 साल में, 2047 तक जो है ना, अगले 25 साल में ये जो अमृतकाल की जो हम बात कर रहे हैं, जो देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो नेक्स्ट 25 ईयर का गोल क्या होता है जब भारत अपने 100 साल पूरे करेगा इंडिपेंडेंस के। लेकिन उससे भी ज्यादा प्रोमिनेंट ये है कि अगले 10 साल का विजन क्या रह सकता है 2030 तक, साइंस एंड टेक या फिर जो टेक्नोलॉजी कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। हाल ही में हमने देखा कई सारे एक बहुत बेहतर इकोसिस्टम बनाया गया है। हाल ही में 5G सर्विसेज है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसको लॉन्च किया था देश के अंदर। और साथ ही साथ इस बात पर भी फोकस रखा गया कि स्टार्टअप्स को काफी तरजीह दी गई है, स्टार्टअप्स के लिए कई सारे इंसेंटिव दिए गए हैं। बजट से पहले इस तरह की मीटिंग से हम ये मान सकते हैं कि बजट के अंदर भी कई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो सकते हैं साइंस एंड टेक या फिर रिसर्च को बढ़ावा देने की दिशा के अंदर। तो कई सारे डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे कि US की बात कर लीजिए, कई यूरोपियन कंट्रीज की बात कर लीजिए, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अच्छा खासा जो एलोकेशन करते हैं, बजट एलोकेशन काफी मैसिव होता है। तो कैसे बजट एलोकेशन को बढ़ाया जा सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कैसे तरजीह दी जा सके गवर्नमेंट साइड से भी, और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो भी कैसे R&D को बढ़ा सकते हैं। तो इन तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं फोकस रहता हुआ दिखाई दे सकता है, जहां तक CSIR के जो तमाम स्टेक होल्डर से प्राइम मिनिस्टर मोदी बातचीत कर रहे हैं, जिसमें नीति आयोग का पार्टिसिपेशन है, कई कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जिसमें कि जितेंद्र सिंह है, पीयूष गोयल है, जो प्रोमिनेंट कैबिनेट मिनिस्टर है, वो भी इस बैठक के अंदर इस समय पर शामिल है। अरुण, थोड़ी सी आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, अब हम जानते हैं कि आज का जमाना इंडस्ट्री जो 4.0 है उसका है, और उसमें 4.0 के एज में, इस जमाने में CSIR जो है वो किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकता है? देखिए, CSIR का एक बहुत प्रोमिनेंट रोल ये रहता है कि जो देश के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से इंडस्ट्री तक पहुंचे, जो देश पे रिसर्च होती है, क्योंकि CSIR लगातार रिसर्च करता है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस या बेस्ट इनोवेशंस होते हैं उसके भी वो इंडस्ट्री तक कैसे पहुंच सके। हम जानते हैं कि पिछले 7-8 साल के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में बहुत एक बेहतरीन इकोसिस्टम बना है कि इनोवेशन को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया गया है। अटल इनोवेशन मिशन का काम चल रहा है देश के अंदर। अटल इनोवेशन मिशन के तहत देश के जो 100 से भी ज्यादा आप सिटीज कह सकते हैं, वहां पर अटल लैब्स का निर्माण किया गया है। Tier 1, Tier 2 टाउन्स के अंदर भी कई सारे स्कूल्स है जिसमें कि अटल जो लैब्स होती है उनको विकसित किया गया, जिससे कि बच्चे अपनी 6वीं क्लास में, 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास के अंदर ही इनोवेशन कर सकते हैं, इनोवेशन से इंट्रोड्यूस अपने आप को कर सकते हैं। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर ने कोविड पैंडेमिक के टाइम पर भी, आपको याद होगा, कई सारे स्टार्टअप को लेकर के कॉम्पिटिशन किया था, करवाया था, और स्टार्टअप के लिए कई सारे कॉन्क्लेव या का किया गया था, जिससे कि बेस्ट स्टार्टअप या इनोवेशन जो आती है वो निकल करके आ सके। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो इनोवेशंस निकल करके आती हैं ये केवल लैब तक सीमित ना रह जाए, क्योंकि अगर अटल इनोवेशन मिशन के तहत अगर बच्चे कुछ इनोवेट कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, स्टार्टअप के पास कोई इनोवेटिव आइडिया है, तो वो केवल और केवल एक लैब तक सीमित ना रह जाए, या फिर जो एक इनोवेटर उसके पास सीमित ना रह जाए, उसको इंडस्ट्री कहीं ना कहीं एम्पलीफाई करे, उसको लगातार बेहतर इंडस्ट्री के साथ इंप्लीमेंट कराना, इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस कराना, इस बात पर CSIR का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और उस लिहाज से आज का ये जो एक सेशन है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इस मीटिंग को चेयर कर रहे हैं, उसका फोकस और मकसद केवल इस बात पर है कि इंडस्ट्री और इनोवेशन ये कैसे एक दूसरे के और नजदीक आ सके। दूसरा, R&D को कैसे और तरजीह दी जा सके, उसको कैसे बढ़ाया जा सके। तीसरा, कोविड पैंडेमिक टाइम के अंदर, यानी पोस्ट कोविड पैंडेमिक टाइम के अंदर हमारी जो तमाम टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीटली चेंज हो चुकी है।
पोस्ट कोविड के बाद में एक और चीज हुई है कि भारत 5G टेक्नोलॉजी से लैस अब हो चुका है। अब ग्रेजुअली हम देखेंगे 5G रोल आउट दिखाई देगा। अगले साल भारत G20 जो समिट है उसका एक तरह से उसको होस्ट करने जा रहा है। जो दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्था है वो भारत आएंगी। तो जब इतनी बड़े मात्रा और अगले साल कई सारे और मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है जिसको भारत होस्ट करेगा, ऐसे में भारत में 5G का लॉन्च होना, कई सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस का को आना, क्योंकि जब G20 समिट होगा तो मकसद यही होगा, फोकस इस बात पर होगा कि जो दुनिया भर के जो इकोनॉमिक स्लोडाउन की बात चल रही है तो कैसे स्लोडाउन को लगाम लगाई जा सके और कैसे इंडस्ट्री 4.0 को और पुश किया जा सके। ऐसे में भारत के CSIR की बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि बजट से ठीक पहले जो अगले साल G20 समिट होने जा रहा है उससे ठीक पहले ये सेशन इस बात पर फोकस करेगा कि कैसे बेस्ट इनोवेटिव आइडियाज को हम बड़े लेवल पर लेकर के आ सके, इंडस्ट्री लेवल पर लेकर के आ सके, उनको इंट्रोड्यूस करा सके, जिससे कि प्राइमरी उसको और भी ज्यादा पुश कर सके, जिससे कि इनोवेटिव आइडियाज इंडस्ट्रीज तक पहुंच सके। अरुण, एक और सवाल वो ये कि आजकल न सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबल फोरम पे भी क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं और भारत भी इसको लेकर ग्रीन एनर्जी के फील्ड में बहुत सारा काम लगातार कर भी रहा है। ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में CSIR किस तरह का रोल प्ले कर सकता है, न सिर्फ बड़े शहरों के लिए बल्कि छोटे ग्रामीण स्तर पर लोग समझे, टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करें और उसके जरिए आगे बढ़ें, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में इंडस्ट्री भी उसको एक्सेप्ट करे, कैसे CSIR इसमें रोल प्ले कर सकता है? देखिए, इंडिया ने बहुत बड़ा लीड लिया है जहां तक एनवायरनमेंट की बात आती है और प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बात कहते हैं कि एनवायरनमेंट और इकोनॉमी एक साथ चलनी चाहिए। हालांकि कई लोग डिबेट करते हैं कि अगर एनवायरनमेंट को आप तरजीह देते हैं तो आप इकोनॉमी से कॉम्प्रोमाइज करते हैं और अगर इकोनॉमी को आप तरजीह देते हैं तो आप एनवायरनमेंट को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कई तरह से एग्जाम्पल ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर सेट किए हैं। एक तो 2070 तक भारत कार्बन न्यूट्रल होता हुआ दिखाई देगा, उस लिहाज से कई सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। दूसरा, भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन कर रहा है। अब लोगों को लगता होगा कि भाई इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन करने से होगा क्या, हम लोग इतने बड़े कमिटमेंट करें तो पूरा कैसे करेंगे। दरअसल इस तरह की लीडरशिप रोल लेने से होता ये कि जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसके कॉस्ट काफी ज्यादा कम होता है। अगर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया है तो ये जो तमाम जो बड़ी अर्थव्यवस्था है जिनके पास टेक्नोलॉजी है सोलर से रिलेटेड, जिनके पास विंड पावर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी, जिनके पास हाइड्रोजन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी जो कि ग्रीन एनर्जी मानी जाती है, इनके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है। लेकिन होता यह कि ये टेक्नोलॉजी अभी इनिशियली बहुत कॉस्टली होती है। तो फोकस इस बात पर है CSIR का भी इस समय पर कि कैसी इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा सके। अमूमन आप देखते हैं कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, जो इनोवेटर्स होते हैं, वो इसी बात पर फोकस कैसे करते हैं कि कैसे सस्ती टेक्नोलॉजी को लेकर के आया जा सके जो कि ग्रीन टेक्नोलॉजी हो और उसका कैसे मास लेवल पर कैसे इंप्लीमेंट कर सके, उसका प्रोडक्शन कर सके, ये जिम्मेदारी इंडस्ट्रीज की हो जाती है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया है, अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री का यूरोप दौरा भी रहा था, तो उसमें भी प्राइम मिनिस्टर का फोकस ये था कि जो ग्रीन टेक्नोलॉजी जो यूरोपियन कंट्रीज के पास में है, जो डेवलप कंट्रीज के पास में, वो कैसे डेवलपिंग कंट्रीज के पास में आ सके और भारत एक जो इंडस्ट्री 4.0 की तरफ आगे बढ़ रहा है तो कैसे मास लेवल पे प्रोडक्शन कर सके। केवल भारत अपने लिए ना बनाए लेकिन दुनिया भर के लिए कैसे बना सके, क्योंकि भारत के लिए एक बात मानी जाती है, खूबी है भारत की कि अगर मास प्रोडक्शन करना है, बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो भारत के पास एक बहुत बड़ा स्किल सेट मौजूद है, भारत के पास बहुत बड़ा वो इंफ्रा मौजूद है। तो उस लिहाज से भारत एक बहुत लुक्रेटिव डेस्टिनेशन माना जाता है। और इसी लिहाज से जब आप जो ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात करें, एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा कि लगातार पिछले कई सारे जो बजट आए उसमें भी हमने इस बात को देखा कि ग्रीन इंफ्रा के ऊपर काफी ज्यादा तरजीह रखी गई, बहुत फोकस रखा गया। अभी हाल ही में जो इस साल जो बजट पेश किया गया था 2022 के अंदर भी, तो उसमें भी इस बात को तरजीह दी गई थी कि जो लिथियम आयन बैटरी है या बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, इस तरह के इनिशिएटिव को लाया गया था। अब इस तरह के इनिशिएटिव को लाया गया है तो जाहिर सी बात, जो देश में जो इनोवेटर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, उनको एक बेहतर इकोसिस्टम मिलता है कि कैसे हम और ऐसे डिवाइसेस को बनाए जो कि कॉस्ट एफिशिएंट हो, यानी कि सस्ते हो और इनको मास लेवल पर प्रोड्यूस किया जा सके। तो CSIR का रोल इसलिए आता है कि वो बेस्ट इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को आइडेंटिफाई करे, लगातार कोलैबोरेट करें, अटल इनोवेशन मिशन के तहत हो या फिर जो वेरियस इनोवेटिव या जो इनोवेशन चल रही है देश के अंदर, उनमें इनोवेटर्स के साथ कोलैबोरेट करें और उन इनोवेशन को कैसे मैथ लेवल पर लेकर के आया जा सके। तो CSIR उस इंपॉर्टेंट रोल में निकल करके आता है और इसीलिए जैसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि इकोनॉमी और इकोलॉजी एक साथ चल सकती है, इस लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट सेशन रह सकता है जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इंटरेक्शन की बात की जाए तो। लेकिन सीधा जो फोकस हम कह सकते हैं कि भारत सेल्फ रिलायंट बन सके,
कैसे बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी भारत के अंदर आए और हमारी इंडस्ट्रीज को बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज मिल सके। इंडस्ट्री 4.0 को अगर पुश करना है तो कैसे उनको बेस्ट इनोवेटिव आइडियाज और टेक्नोलॉजी से हम लोग इंट्रोड्यूस करा सके, जिससे कि वो अपनी कॉस्ट को कम कर सके और जाहिर सी बात है प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग CSIR की, जिसमें प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके साथ ही इस बुलेटिन बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती। बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के